नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं पहले माफ़ी चाहती हूँ कि मैं कल वीडियो नहीं बना पाई कुछ व्यस्तता के कारण। तो आज हम प्रगतिवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए हैं और हमने छायावाद तक के सभी प्रश्नोत्तर देख लिए हैं। आज हम छायावादोत्तर अर्थात प्रगतिवाद से संबंधित कुछ तथ्य और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। जानते हैं प्रगतिवाद नाम क्यों पड़ा और कब से शुरू हुआ, क्या समय इसका रहता है और कौन कौन से कवि इसके प्रमुख हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, प्रगतिवाद आज का टॉपिक हमारा। सबसे पहले है दोस्तों, विश्व लेखक संगठन क्या है ना। क्योंकि प्रगतिवाद जो नाम है वो विश्व से रिलेटिव है, ओनली हम भारत की बातें नहीं कर सकते हैं, है ना। तो विश्व का पहला लेखक संगठन, ठीक है दोस्तों, विश्व का जो पहला लेखक संगठन है वो यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स के द्वारा, ये है यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स एसोसिएशन है, ठीक है दोस्तों। तो सन 1934 में यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स सन 1934 से गोर्की के नेतृत्व में, किसके दोस्तों, गोर्की एक विद्वान है, गोर्की के नेतृत्व में रूस में प्रभावी हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों, रशिया में, रूस में प्रभावी हुआ विश्व लेखक संगठन, अर्थात यहीं से इसकी शुरुआत हुई। कहाँ से, रूस से। कहाँ से हुई दोस्तों, रूस से। अब जो है प्रगतिवाद का जो समय माना जाता है वह 1936 से 1943 माना जाता है दोस्तों। कहाँ से कहाँ तक, 1936 से 1943 हमने देखा था सॉरी, इससे पहले हमने देखा था छायावाद, जिसका समय था 1918 से 1936 तक। तो आज है 1936 से 1943 प्रगतिवाद। तो इसका समय 1936 से 1943 तक ही क्यों माना जाता है, तो हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष आंदोलन चला जिसे प्रगतिवाद के नाम से जाना गया दोस्तों। और कब चला, 1936 से, ठीक है दोस्तों। 1936 में क्या चला, एक प्रगतिवाद नाम से एक आंदोलन चला, विशेष आंदोलन। 1936 में क्या हुआ था दोस्तों, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था दोस्तों, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। और यह इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रेमचंद्र। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रेमचंद्र, भारत में, ठीक है दोस्तों। भारत में इसके अध्यक्ष कौन थे पूछेगा तो प्रेमचंद्र। और कहाँ हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, लखनऊ में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी, लखनऊ में 1936 ईस्वी में। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों, प्रगतिवाद। और इसीलिए 1936 से ही प्रगतिवाद का समय प्रारंभ माना जाता है। आगे देखते हैं प्रगतिवाद क्या है। तो दोस्तों, जो राजनीति है ना, जो राजनीति है उसमें जो साम्यवाद, समाजवाद और साम्यवाद है, ठीक है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है दोस्तों, ठीक है। जो राजनीतिक में क्या है, समाजवाद, साम्यवाद है, और साहित्य के क्षेत्र में वही क्या है, प्रगतिवाद है। यह भी हमें ध्यान देना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद, साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वह क्या है, ठीक है दोस्तों। तो वह है प्रगतिवाद। यहाँ तक उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी आपको। अब क्या है दोस्तों, सामाजिक यथार्थवाद, समाजवादी यथार्थवाद किसने कहा प्रगतिवाद को, तो जो प्रगतिवादियों के अनुसार सामाजिक यथार्थवाद ही यथार्थ को देखने की एकमात्र क्या है, तात्विक दृष्टि है। प्रगतिवादियों ने कहा, जो प्रगतिवादी अर्थात कवि हैं, उन्होंने कहा कि समाजवादी यथार्थवाद ही यथार्थ को देखने का एकमात्र तात्विक दृष्टिकोण है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसमें शैली क्या रही है, प्रगतिवाद में जो भी रचनाएं हुई हैं, जो भी कविताएं हुई हैं, उसकी शैली क्या रही है। तो प्रगतिवाद की कविता की भाषा क्या है दोस्तों, कविता की भाषा बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र और जग जीवन के बीच के हैं, तथा इसकी शैली क्या है दोस्तों, उपदेशात्मक है। क्या है दोस्तों, सॉरी एक मिनट, इसकी शैली क्या है, उपदेशात्मक। तो पूछा जाएगा कि प्रगतिवाद की शैली क्या है, तो इसकी शैली है उपदेशात्मक। क्या है दोस्तों, उपदेशात्मक शैली है। अब एक कोटेशन है जो बहुत बार पूछा जाता है कि प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफ़ी संख्या में लिखी। क्या है, दस्तावेजी कविताएं
काफ़ी संख्या में लिखी। किन्होंने? प्रगतिवाद के कवियों ने। यह किसका कोटेशन है? तो यह कोटेशन है बच्चन सिंह का, डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन नहीं है ये प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। उन्होंने कहा कि प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफ़ी संख्या में लिखी है, या अधिक संख्या में उन्होंने कौन सी कविताएं लिखी हैं? दस्तावेजी कविताएं लिखी हैं। ठीक है दोस्तों, एक नगेंद्र जी का कोटेशन है बहुत महत्वपूर्ण, कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। तो पूछा जाएगा कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी का। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं पंत और प्रगतिवाद, क्योंकि प्रगतिवाद का प्रवर्तक भी पंत जी को ही माना जाता है दोस्तों। ठीक है, किसे माना जाता है? पंत जी को ही प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो देखते हैं पंत और प्रगतिवाद क्या है। तो दोस्तों इनकी एक रचना है युगांत। क्या है दोस्तों? युगांत इनकी रचना है। किसकी? पंत जी की रचना है युगांत। इसमें इन्होंने क्या किया है? युग का अंत किया है। कौन से युग का अंत किया है दोस्तों? छायावाद युग का, प्रगतिवाद का नहीं। प्रगतिवाद का प्रारंभ होता है युगांत रचना से और छायावाद का अंत होता है, क्योंकि प्रगतिवाद से पहले हम छायावाद पढ़ के आ रहे हैं। उसके प्रमुख कवियों में आते हैं पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी। तो उनकी रचना है युगांत। उन्होंने छायावाद का अंत किया इस रचना में और प्रगतिवाद की घोषणा भी की। ऐसा भी पूछा जाता है कि पंत की किस रचना में छायावाद का अंत और प्रगतिवाद का प्रारंभ हुआ है या उसकी घोषणा की है? तो वह रचना है युगांत। अब यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे है युगवाणी। क्या है दोस्तों? युगवाणी जो रचना है पंत जी की है। युगवाणी रचना भी किसकी है? पंत जी की है युगवाणी रचना। इन्होंने युगवाणी में प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा। किस रचना में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा? तो यह कहा युगवाणी उनकी रचना है और नाम में ही दिख रहा है, आप आसानी से इसे समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब है पंत जी की एक पत्रिका है दोस्तों, रूपाब। कौन सी पत्रिका है? रूपाब पत्रिका किसकी है? पंत जी द्वारा संपादन इसका किया जाता था, प्रकाशन। तो रूपाब नामक पत्रिका का प्रकाशन किया पंत जी ने और उसमें प्रगतिवादी विचारों को अधिक स्पष्ट किया है उन्होंने रूपाब पत्रिका में। ठीक है दोस्तों, अपनी रूपाब पत्रिका में उन्होंने क्या किया? प्रगतिवादी विचारों को और अधिक स्पष्ट किया। और इसका प्रकाशन आई थिंक, मैं रिकॉल कर पा रही हूँ तो 1938 यही होना चाहिए। अगर कुछ डाउट होता आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, नहीं तो रूपाब पत्रिका का प्रकाशन 1938। आगे बढ़ते हैं। अब प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि। ठीक है दोस्तों, जो पूछे जाते हैं प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि कौन कौन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे केदारनाथ अग्रवाल। क्या है दोस्तों? केदारनाथ अग्रवाल। इनका समय क्या है दोस्तों? 1911 से 2000। क्या है दोस्तों? 1911 से 2000 केदारनाथ अग्रवाल जी का समय है। दूसरे कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन का समय भी 1911 से 1998। अभी एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि इसमें सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन से कवि का जन्म 1911 में नहीं हुआ है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कवि है जिसका जन्म 1911 में नहीं हुआ है। उसमें एक अज्ञेय जी भी हैं जिनका जन्म 1911 में हुआ है। तो मैं शॉर्ट वीडियो डालते रहती हूँ दोस्तों, और मैं ऐसे ही फैक्ट उसमें डालती हूँ जो मिलते जुलती रचनाएं हो गई, मिलते जुलते कुछ सिक्वेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रचनाएँ है ना, क्रमानुसार पूछे जाते हैं, और एक ही रचना 2-3 कवियों की होती है। तो ऐसे प्रश्नों में मैं डालते रहती हूँ, शॉर्ट वीडियो आप जरूर देखें। अगले हैं शिवमंगल सिंह सुमन। पहले हमने देखा केदारनाथ अग्रवाल, उनका जन्म 1911 में। नागार्जुन का जन्म भी 1911 में हुआ है। और जो नागार्जुन हैं दोस्तों हमारे, इनका मूल नाम बहुत पूछा जाता है। इनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। क्या है दोस्तों? वैद्यनाथ मिश्र है नागार्जुन का मूल नाम। तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं शिवमंगल सिंह। तो शिवमंगल सिंह जी का भी मूल नाम है सुमन। क्या है दोस्तों? शिवमंगल सिंह सुमन इनका नाम है। और फर्स्ट में हमने देखे थे केदारनाथ अग्रवाल, उनका नाम है केन का कवि कहा जाता है इनको। और छायावाद का
सुमित्रा नंदन पंथ भी कहा जाता है केदारनाथ अग्रवाल जी को, यह भी ध्यान रखेंगे। नागार्जुन को वैद्यनाथ मिश्र, शिवमंगल सिंह को सुमन और त्रिलोचन जी को कहा जाता है वासुदेव सिंह। क्या कहा जाता है दोस्तों? वासुदेव सिंह इनका मूल नाम है, त्रिलोचन जी का, और इनका समय 1917 से 2007 है त्रिलोचन जी का। तो समझ गए होंगे आप 4 महत्वपूर्ण कवि प्रगतिवाद के, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन। ठीक है दोस्तों, और भी कवि हैं जैसे दिनकर हैं, आगे हम पढ़ेंगे उनको, लेकिन वो क्या राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताएं भी लिखते हैं, तो वो उसमें भी आ जाते हैं, लेकिन प्रगतिवाद में भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। कुछ प्रश्नोत्तर मैंने रखे हैं, उम्मीद करेंगे आपको अच्छे लगेंगे प्रश्नोत्तर और महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सारे प्रश्न उठा रखे मैंने। देखते हैं दोस्तों प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख। ये पंक्ति किसकी है? ऐसा बोला गया है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, ऐसा है पूरी पंक्ति। तो यह किसकी पंक्ति है? धूमिल की, केदारनाथ अग्रवाल की, गिरिधर माथुर की, भवानी प्रसाद मिश्र की। किसकी है दोस्तों ये पंक्ति? यह पंक्ति है भवानी प्रसाद मिश्र की। ठीक है, भवानी मैया बोलती है जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख। ठीक है दोस्तों, तो भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। किसका कवि दोस्तों? सहजता का कवि किसको कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र जी को कहा जाता है। ये भी प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं दोस्तों, और इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी, पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, परिवर्तन जिए, त्रिकाल संध्या। ये महत्वपूर्ण रचनाएं किसकी हैं? भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। इनमें से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नवीन नाम है, नवीन उपनाम होना चाहिए था प्रश्न। नवीन उपनाम किसका है? नवीन अभी हम बात कर चुके हैं, आई थिंक आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। बालकृष्ण शर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी, हरिकृष्ण प्रेमी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो किसका नाम है दोस्तों नवीन? तो यह है बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है दोस्तों, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, तो इनका ही उपनाम है नवीन। ठीक है दोस्तों, और जो माखन लाल चतुर्वेदी हैं आप जानते होंगे, एक भारतीय आत्मा इन्हें कहा जाता है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है हमारा, रश्मि रथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? किसकी दोस्तों? रश्मि रथी। और किसकी रचना है रश्मि रथी? रामधारी सिंह दिनकर, आप जानते होंगे, उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है ये और बहुत महत्वपूर्ण रचना भी है। तो इसकी कथा वस्तु क्या है दोस्तों? काल्पनिक है, भागवत पुराण है, रामायण है, महाभारत है। कौन सी है दोस्तों? इसकी कथा वस्तु है महाभारत से ली गई है। कर्ण की कथा है ना, इसमें पढ़ी होगी आपने रश्मि रथी। पढ़ना दोस्तों बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कहीं कहीं पर। और कर्ण की वीरता देखकर, उसकी जो वो है क्या निस्वार्थ भाव से जो वो करते हैं, और दानशीलता है, बहुत सी बातें हैं इसमें, आप देखिए बहुत अच्छी लगती है। आगे है प्रश्न संख्या 4, किस काव्य में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? पहले युद्ध है और उसके बाद शांति है ना। निर्वेद भाव भी उत्पन्न होता है, शांति का जो शांत रस, निर्वेद भाव। तो दोस्तों किस काव्य में है ये? और सभी रचनाएं आप देख रहे हैं दिनकर जी की हैं इसमें, उर्वशी, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र और सामधेनी। तो किस रचना में हुई है युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण? यह हुआ है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र में हुआ है दोस्तों। ठीक है, दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य में युद्ध और शांति की समस्या का क्या हुआ है? चित्रण हुआ है। और रश्मि रथी इनका दूसरा प्रबंध काव्य है, जिसे गीति काव्य भी बोलते हैं। किसे? उर्वशी को। ठीक है दोस्तों, गीति काव्य है इनका। और उर्वशी नाम से जयशंकर प्रसाद जी ने भी रचना की है, लेकिन उनकी उर्वशी नाम की जो रचना है वह चंपू काव्य है। किसकी? प्रसाद जी की। छायावाद में हमने पढ़ा था, छायावाद के प्रवर्तक प्रसाद जी। और दिनकर जी की जो उर्वशी है वह गीति काव्य है, ये समझना है हमें। और उर्वशी में पुरूरवा और उर्वशी के मध्य क्या है? कामाध्यात्म की का वर्णन इन्होंने किया है दिनकर जी ने।
और रश्मिरथी भी इनका प्रबंध काव्य है दोस्तों। अभी हम बात कर चुके हैं दिनकर जी का रश्मिरथी। और कर्ण को क्या कर रखा है इसमें, आधुनिक संदर्भ में रखा है। कर्ण इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। और जो सामधेनी रचना है दोस्तों, सामधेनी, इसमें 1941 से 1946 के बीच घटी हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का काव्य रूप में वर्णन हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का वर्णन किस रचना में हुआ है, ऐसा पूछा जाए तो सामधेनी में 1941 से 1946। कब दोस्तों, समय क्या है, 1941 से 1946 का वर्णन किस रचना में हुआ है, तो सामधेनी में। या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का वर्णन, यह भी ध्यान देना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गले में बहुत दर्द है मेरी। प्रश्न संख्या 5 है, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर, किस पर, सीता मैया पर खंड काव्य की रचना की। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रगतिवाद के कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने सीता जी पर खंड काव्य में रचना की। त्रिलोचन, नागार्जुन, सुमन। अभी हमने पढ़ा था सुमन किसका नाम है, आप जरूर रिकॉल कर पा रहे होंगे, है ना, शिवमंगल सिंह सुमन करके। और नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो किसने की दोस्तों सीता जी पर खंड काव्य किसकी है, यह है ऑप्शन बी, नागार्जुन जी की रचना है दोस्तों। और भूमिजा नाम से, किस नाम से, भूमि से उत्पन्न हुई थी मैया सीता, इसलिए भूमिजा, भूमि से उत्पन्न, इस नाम से इन्होंने खंड काव्य की रचना की। तो आप समझ गए होंगे, नागार्जुन की रचना भूमिजा, सीता मैया पर खंड काव्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, दिनकर की रचना रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। रश्मिरथी आपने पढ़ी होगी, तो ये तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा। तो कर्ण, अर्जुन, कृष्ण, पुरुरवा। तो कौन है दोस्तों, पुरुरवा तो उर्वशी में है, अभी अभी हमने बात किया, तो ऐसे ही ये हट जाएगा यहाँ से। तो रश्मिरथी में है दोस्तों कर्ण। रश्मिरथी कौन है, कर्ण है दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना रश्मिरथी में, रश्मिरथी कौन है, कर्ण है। और यह खंड काव्य है किसका, दिनकर जी का। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, दिनकर की रचना है, गलत हो गया क्वेश्चन, नहीं है क्योंकि ऑप्शन सभी ज्यादा हैं। कौन सी रचना नहीं है, दिनकर की कौन सी रचना नहीं है पूछा गया है। उर्वशी, जयद्रथ, हुकार, रेणुका। तो आपके लिए बहुत ईजी होगा ये प्रश्न। जो हमारे साथ शुरू से बने हुए हैं उनके लिए तो और भी ईजी होगा, क्योंकि जयदत्त व्रत जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, हम पढ़ चुके थे, उनका खंड काव्य है जयदत्त व्रत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है हमारा 8, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ। तो आंसर भी देख लिया है आपने, और अभी अभी हमने पढ़ा, ये बहुत ईजी है। 1936 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों, 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। उनका प्रथम अधिवेशन प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ 1936 ईस्वी में लखनऊ में। ठीक है दोस्तों। और 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में फॉस्टर के नेतृत्व में, ठीक है, E.M. फॉस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक हुई थी दोस्तों, और जिसमें भारत के सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने भाग लिया। ऐसा भी पूछा जाएगा दोस्तों कि जो पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता में भारत के किन 2 व्यक्तियों ने भाग लिया, या किसने भाग लिया, तो सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद। ठीक है, इन्हीं दोनों लोगों ने 1935 में इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी की दोस्तों, इंग्लैंड में। ठीक है, पहले इन्होंने पेरिस में इसकी अध्यक्षता की, फिर इंग्लैंड में उसकी स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है। किस पर दोस्तों, राम कथा पर आधारित, निम्न में से राम कथा पर आधारित कौन सी रचना है, ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन है रश्मिरथी, भूमिजा, आत्मजयी, कामायनी। तो कौन सी है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। रश्मिरथी पर अब भी हमने बात किया कि कर्ण से संबंधित है, और सारी अमूमन बातें तो कर्ण जी की ही हैं इसमें, और महाभारत से संबंधित है, तो ये तो ऐसे ही हम हटा सकते हैं। और आगे बढ़िए और समझिए। कामायनी को हम छायावाद में पढ़ चुके हैं, कामायनी में भी राम जी से संबंधित कुछ भी बातें नहीं हैं, आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। तो
और आत्मजेयी जो है इसमें भी नचिकेता का वर्णन है दोस्तों, ठीक है। नचिकेता का जीवन चरित्र इसमें है। तो भूमिजा अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि सीता मैया के जीवन पर लिखा है भूमिजा, तो सीता मैया का वर्णन है, तो जाहिर सी बात है राम जी भी हैं, तो राम कथा पर आधारित है भूमिजा। किसकी रचना है? नागार्जुन जी की, अभी अभी हमने पढ़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है, प्रगतिवाद से संबंधित कवि नहीं है। क्या पूछा है दोस्तों? नहीं है, ये ध्यान देना है। केदारनाथ अग्रवाल, हरि और त्रिलोचन नागार्जुन। तो आप तो इजीली समझ गए होंगे, हरि और जी जो हैं वो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं और बाकी 3 कवि प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों में आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा। कथन किसका है कि मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा? ऑप्शन है दिनकर, नागार्जुन, पांडे विचन शर्मा उग्र या अज्ञेय। कौन है दोस्तों, किसका कथन है ये? यह है नागार्जुन जी का, ठीक है दोस्तों। प्रगतिवाद के प्रमुख लेखक नागार्जुन जी। और बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा। क्या कहा दोस्तों? नुक्कड़ कविता। नागार्जुन की कविता को किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 है हमारा, प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है, तो देखते हैं, लोजाइनस से, स्टालिन से, कार्ल मार्क्स से, इनमें से कोई नहीं। किससे मिली है दोस्तों? आप समझ रहे होंगे किससे मिली है। तो प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की चेतना मिली है कार्ल मार्क्स से, ठीक है दोस्तों। कार्ल मार्क्स से मिली है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वही प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार है। तो आंसर सी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? क्या देखना है? नहीं है। प्यासी परछाई आंखें, तुम्हें सौंपता हूँ, तुमने कहा था और युगधारा, ठीक है दोस्तों। तो बताइए कौन सी नहीं है, किसकी? नागार्जुन की रचना। तो जो तुम्हें सौंपता हूँ यह नागार्जुन की रचना नहीं है और बाकी 3 रचनाएं नागार्जुन की हैं। लेकिन जो तुम्हें सौंपता हूँ रचना है यह किसकी है? यह है त्रिलोचन जी की। वासुदेव मिश्र इनका, वासुदेव सिंह इनका मूल नाम, त्रिलोचन जी का, और नागार्जुन का वैद्यनाथ मिश्र, यह भी ध्यान रखना है। और त्रिलोचन जी की कुछ रचनाएं हैं जैसे धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ। त्रिलोचन की बहुत महत्वपूर्ण रचना, बहुत बार पूछी जाती है। अनकहनी भी कुछ कहनी है, ये बहुत ध्यान देना है। और दोस्तों देखो यहाँ पे, तुमने कहा था, है ना, क्या है? तुमने कहा था, किसकी रचना है? नागार्जुन की। उसने कहा था किसकी है दोस्तों? आप समझ पा रहे होंगे किसकी है? गुलेरी जी की। 3 कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हुए थे गुलेरी जी। उसने कहा था गुलेरी जी का और तुमने कहा था नागार्जुन जी का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 है, बसंती हवा। बसंती हवा नाम से ही लग रहा है आपको कि कविता है, कविता है बसंती हवा। यह रचना किसकी है दोस्तों? केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। किसकी है दोस्तों? बसंती हवा है केदारनाथ अग्रवाल जी का। किसका है दोस्तों? केदारनाथ अग्रवाल जी का। केन का कवि इन्हें कहा जाता है। क्यों? केन नदी के किनारे रहते थे, केन नदी से बहुत लगाव था इन्हें, इसलिए इन्हें केन का कवि कहा जाता है। और केदारनाथ अग्रवाल जी को ही छायावादोत्तर अर्थात प्रगतिवाद का सुमित्रानंदन पंत भी कहा जाता है दोस्तों। क्योंकि जैसे पंत जी ने, सुमित्रानंदन पंत जी ने प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर महत्वपूर्ण रचनाएं की, बहुत सी रचनाएं की प्राकृतिक सौंदर्य पर, वैसे ही केदारनाथ अग्रवाल जी ने भी की है, इसलिए इन्हें छायावादोत्तर अर्थात प्रगतिवाद का सुमित्रानंदन पंत कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, नागार्जुन का असली नाम मतलब मूल नाम, असली नाम है राजनाथ, रामनाथ, कमलनाथ, वैद्यनाथ। कितना इजी हो गया होगा आपके लिए। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी का मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, ठीक है दोस्तों। और मैथिली में बहुत सी रचनाएं नागार्जुन जी ने की
और किस नाम से की? यात्री नाम से। ठीक है दोस्तों, यह भी ध्यान देना है, यात्री नाम से। आंसर आपको दिख ही जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, रांगे राघव की पुस्तक नहीं है। रांगे राघव भी प्रकृतिवाद के कवि हैं दोस्तों। इनकी पुस्तक कौन सी नहीं है, यह देखना है। अजय खंडहर, मेधावी, पंचाली, नरोत्तम। तो कौन सी रचना नहीं है रांगे राघव जी की? जो नरोत्तम रचना है, यह रांगे राघव की रचना नहीं है। जबकि अजय खंडहर 1944 में, मेधावी 1947 में और पांचाली 1955 में, यह इनकी महत्वपूर्ण रचना है रांगे राघव जी की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? क्या पूछा है? कहाँ हुआ? इलाहाबाद, पटना, भोपाल, लखनऊ। कहाँ हुआ दोस्तों? लखनऊ में, है ना। प्रेमचंद्र जी की अध्यक्षता में, मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 है, हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसका प्रयोग दोस्तों? सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो देखते हैं, सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, शमशेर बहादुर सिंह और केदारनाथ अग्रवाल। किसने किया दोस्तों? सोनेट का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन बी, त्रिलोचन शास्त्री जी ने। त्रिलोचन शास्त्री जी ने ही सर्वप्रथम सोनेट का प्रयोग किया था, सोनेट का। त्रिलोचन शास्त्री को मुक्तिबोध ने, किसने दोस्तों? मुक्तिबोध एक महत्वपूर्ण कवि, अभी हम प्रयोगवाद में पढ़ेंगे। प्रगतिवाद के बाद अगला जो हमारी वाद आएगा प्रयोगवाद, उसमें मुक्तिबोध प्रमुख कवि हैं। उन्होंने त्रिलोचन जी को अवध का किसान कवि कहा। तो पूछा जाएगा, अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? त्रिलोचन जी को। किसने कहा? मुक्तिबोध ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने। ठीक है दोस्तों। और त्रिलोचन जी का मूल नाम वासुदेव सिंह है। कितनी बार मैं बता चुकी हूँ, वासुदेव सिंह। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ दोस्तों, ताकि आपके दिमाग में वो बातें छप जाएं। ठीक है दोस्तों। बार बार किसी चीज़ को हम सुनते हैं, बार बार किसी चीज़ को हम देखते हैं, तो हम फिर उसे भूल नहीं पाते और हमारे डाउट क्लियर होते जाते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो वासुदेव सिंह इनका मूल नाम, नागार्जुन का वैद्यनाथ मिश्र। आगे बढ़ते हैं, दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में केवल 4 रचनाओं को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना। कितनी रचनाओं को? केवल 4 रचनाओं को। तो उसमें से एक दिनकर जी की रचना है, और वह रचना कौन सी है? उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार। तो कौन है दोस्तों? उर्वशी जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। 1972 ईस्वी में उर्वशी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और दिनकर जी काव्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों में विद्यमान है। ठीक है दोस्तों, यह भी ध्यान रखना है हमें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो कितनी बार मैं ये प्रश्न को बता चुकी हूँ, कौन थे? सज्जाद जहीर, प्रेमचंद, शिवदान सिंह चौहान, मुल्कराज आनंद। कौन थे दोस्तों? प्रेमचंद जी थे। ठीक है। और जो सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद थे दोस्तों, ये पेरिस में, फ्रांस पेरिस में क्या हुआ था, 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी पेरिस में। ठीक है। वहाँ इन्होंने भाग लिया था और फिर इंग्लैंड में इन्होंने उसकी स्थापना करी प्रगतिशील लेखक संघ की। ठीक है दोस्तों। और भारत के में प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे प्रेमचंद्र। कंफ्यूज ना हुए आप लोग, इसलिए रिकॉल करा रही हूँ दोस्तों। तो कैसी लगी आपको यह क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि कुछ फैक्ट मैंने रखे और समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी तरह मेरे चैनल हिंदी IQ के साथ बने रहें। लास्ट तक क्लास देखने के लिए, अंतिम तक आप हमारी क्लास में बने हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।